हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे आईपीएस पीओ के लिए और मेंस के लिए। तो आज मेरा एग्जाम था एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स, जो कि सेकंड शिफ्ट में था। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे क्या अटेम्प्ट रहा है, कि क्या लेवल था एग्जाम का। एंड आपके भी प्रीवियस एग्जाम आपने मतलब डेट में दे दिए होंगे, 20 को 21 को कोई ना कोई आपने दिया होगा, या आपका आज होगा किसी न किसी शिफ्ट में, मॉर्निंग में होगा या मेरी भी शिफ्ट में हो सकता है। तो जरूर देखना ये वीडियो, किस लेवल का एग्जाम था और हम क्या आईबीपीएस पीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें बहुत कनेक्टेड रहने वाली हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं बैंकिंग एग्जाम जो है वो एसबीआई पीओ का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। लाइक आईबीपीएस पीओ हो गया, और जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं वो एसबीआई पीओ का जो है पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखो, आपका कैसा भी एग्जाम हुआ हो, जो भी आपने पहले दिया हो या आज देने वाले हो, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, तो प्लीज एक काम करना, अटेम्प्ट 50 हो या 55 हो तो मेंस की जरूर तैयारी करना। क्योंकि आप देखो कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या कट ऑफ जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेंस की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो, आप कोई एग्जाम नहीं बचा है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ही खराब गया है तो आप ऑब्वियसली आप क्लर्क पे फोकस करो थोड़ा, और आईबीपीएस पीओ पर फोकस कर लो अगर आपकी अच्छी तैयारी है। और आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक करी है तो उसको भी सुधार के हम आईबीपीएस पीओ अच्छा दे सकते हैं। तो ये चीज है, बट मेंस की तैयारी करना, मैं मेंस की तैयारी करूंगा और मेरे जितने अटेम्प्ट है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, और तब भी मैं देखो मेंस की तैयारी करूंगा। और बिल्कुल नेगेटिव मत सोचा करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार, कभी भी कट ऑफ ऊपर जा सकती है और हो सकता है लास्ट ईयर से नीचे चली जाए। क्योंकि पेपर देखो काफी डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर ऐसा नहीं है इजी पीजी के बस गए और एकदम 80 अटेम्प्ट मार के आ रहे हैं, 75 अटेम्प्ट मार के आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। किसी किसी की शिफ्ट आई है आसान, पीछे जो एग्जाम हुए 21 को और 22 को, तो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा था कि बहुत आसान आई है, क्वांट भी आसान आ गया, रीजनिंग भी करने लायक आ गई। बट हर शिफ्ट में ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे भी पहुंचा दिया गया है। तो मैं बताता हूँ आपको मेरा क्या रहा। देखो, सेकंड शिफ्ट थी और इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अब मैं आपको पेपर लेवल बताऊं तो लेवल था एकदम डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस, ऐसा नहीं था कि आप किसी भी सेक्शन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दो, ये नहीं था। बस ऐसा होता है ना कि एक सेक्शन तो ऐसा आ ही जाता है कि हम उस सेक्शन के अंदर काफी अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसा था ही नहीं पेपर के अंदर। पेपर था लेंथी, क्वांट कैलकुलेटिव, इंग्लिश लेंथी, और रीजनिंग ऐसी कि डबल वेरिएबल पजल के अलावा कुछ नहीं था। तो डबल वेरिएबल पजल थी, 2 डबल वेरिएबल थी, एक लीनियर आई थी, लीनियर नॉर्थ साउथ वाली थी, 9% की थी। लेकिन वो ऐसी नहीं थी 4-5 लाइनों की, उसमें भी 6-7-8 लाइनें, 8-9 लाइनें दी हुई थी, और कंडीशन नोट करने में अच्छा खासा टाइम लग रहा था, रीड करने में अच्छा खासा टाइम लग रहा था, समझना था तुम्हें। और फिर तो यार डबल वेरिएबल पजल थी, उसके अलावा कुछ चॉइस ही नहीं थी। आप कैटेगराइज भी नहीं कर सकते थे कि आप कैटेगराइज कर लो कि मैं पहले ये पजल उठाऊंगा। आप कोई भी उठाओ, आपको उसमें पजल में टाइम देना ही था 5-6 मिनट। तो बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश कैसी आई, इंग्लिश एक तरीके से ऐसी थी कि आप अगर अच्छे से चलोगे ना, उसके अंदर आपकी थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छी है, मतलब कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर लेते हो और वो कैप थोड़ी सी अच्छी है, तो आप 23-24 अटेम्प्ट करके जा सकते हैं आराम से। ऐसी इंग्लिश थी कि आप 30 अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना था तो आपको कुछ ना कुछ लीव करना था वहां पर, या तो मेरी शिफ्ट जो आया था इंग्लिश के अंदर, आपको टॉपिक पहले बता देता हूँ, एरर डिटेक्शन। पहली बार मैंने देखा कि मेरी शिफ्ट में एरर डिटेक्शन नहीं थे यार। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, मैच द कॉलम थे, और फिर फ्रेजल वर्ब था, फ्रेजल वर्ब में हमने रिप्लेसमेंट करना था। एंड उसके बाद फिर था वर्ड स्वैप आया था, 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैप के थे। क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट के थे 7 क्वेश्चन। तो मेरे सारे फेवरेट टॉपिक आए थे, यही था जो इंग्लिश मुझे थोड़ा अच्छा, मुझे ये रहता था कि यार मैं इंग्लिश में थोड़ा रहता हूँ गलत 4-5 क्वेश्चन का। तो वो टॉपिक था पैराजंबल, बस पैराजंबल था, और या फिर वोकैब के क्वेश्चंस होते थे, तो वहां पर मैं गलती कर देता था। बट टॉपिक ऐसे आ गए कि गलती बिल्कुल नहीं करी मैंने, और बिल्कुल एक्यूरेट अटेम्प्ट किया है। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे, वो भी मुझे डाउट है, तो बस एक क्लोज टेस्ट के अंदर एक थोड़ा सा डाउट है एक क्वेश्चन पर, बाकी नहीं। तो और क्या कहते हैं, 2 वोकैब के क्वेश्चन थे आरसी में, एक था लंपिंग, एक वर्ड आया था लंपिंग, एंड एक वर्ड आया था डिस्काउंट। तो आरसी भी देखो लेंथी था यार। आरसी ऐसा नहीं था कि आप अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप पढ़ के उसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दो। क्वेश्चन भी आसान नहीं आए थे आरसी के। क्वेश्चन ऐसे थे कि ट्रुथ क्या है, इसमें से ट्रुथ ढूंढो, इसके रीजंस क्या है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि बिटवीन द लाइंस पढ़ के आप लगा दो, ऐसा नहीं था। बस उसको लाइन टू लाइन पढ़ना था, एक एक वर्ड कंप्लीट पढ़ के तब आप।
तो मैंने सारा मिसलिनियस करना स्टार्ट किया, सब कुछ कर लिया। क्लोज टेस्ट मेरा फेवरेट है तो मैंने क्लोज टेस्ट निपटा दिया। वर्ड स्वैप फेवरेट है, वर्ड स्वैप निपटा दिया। मैच द कॉलम अच्छे लगते हैं मुझे, वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, वो निपटा दिया। फिर मैं आरसी पे आया तो मेरे पास बचे थे 4.5 मिनट। 4.5 मिनट में आपको पता है क्या ही आरसी होता है। तो मैंने क्या करा, आरसी को मैंने रीड किया, मैंने कंप्लीट रीड कर लिया 2 मिनट के अंदर उसको। जैसा फ्लो के साथ मैं रीड करता हूं हमेशा, तो फ्लो के साथ मैंने रीड कर लिया और मैंने उसके 3 क्वेश्चन लगा दिए आरसी में। तो मेरे इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट हो गए 24 अटेम्प्ट हो गए इंग्लिश के अंदर, सॉरी 23 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश के अंदर। सो 23 के अलावा कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाए। फिर आती है क्वांट, और क्वांट की आप क्या ही बात करो, एसबीआई क्वांट तो देता ही अच्छी है। तो क्वांट जो आई है ना, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वही अच्छी लगा सकता है। तो क्वांट अपना थोड़ा फेवरेट है, तो क्वांट में थोड़ा अच्छे हम चले जाते हैं। तो मैंने क्वांट में अटेम्प्ट कर दिया 22। आपका आया था क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज कुछ एक्सपेक्ट मत करो, रॉन्ग नंबर सीरीज थी। काफी यार नंबर्स ऐसे थे ना रॉन्ग नंबर सीरीज में कि आपको डिफरेंस निकालने में टाइम लग रहा था। ये था डिफरेंस निकालने की टेक्निक आती है तो आसानी से कर पाते, वरना नहीं होता। और देखो क्यूब-2 आया हुआ था, एक में पैटर्न लग रहा था क्यूब-2, डबल करके +1 भी हो रहा था, डबल करके +1 2 ये भी था। तो मुझे ऐसे पैटर्न याद है। तो मैंने सारी रॉन्ग नंबर सीरीज की और क्वाड्रेटिक किए। फिर आते हैं डीआई पर। डीआई आती है 2, तो एक कैलकुलेटिव इन द सेंस मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, डीआई कैलकुलेटिव नहीं थी। डीआई एक कैलकुलेटिव थी जिसमें कैलकुलेशन करनी थी। एक डीआई थी पाई चार्ट बेस। पाई चार्ट में क्या था कि कुछ एबीसीडी दे रखे हैं और उसमें था टेक्नीशियन दे रखा था और आपका दे रखा था कुछ एम्प्लॉयज। तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज था यार, ट्रांसपोर्ट समथिंग करके था। तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज था, उनकी टोटल वैल्यू दे रखी थी और उसी का पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन। और जो टेक्नीशियन थे ना, टेक्नीशियन में ले रखा था उन्होंने कि हर एक कंपनी के अंदर जो एबीसीडी कंपनी है उसमें टेक्नीशियन जो होगा या तो 50 मोर होगा या 50 लेस होगा। तो देखो वहां पर लॉजिक लगाने वाली थिंग थी कि अगर हम वो ज्यादा दे रखा था उन्होंने ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज से, तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज से हमने कंपेरिजन कर रखा था। तो सिर्फ लॉजिक लगाने वाली बात थी कि अगर 50 से कम होगा ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज तो टेक्नीशियन हमने क्या करना है, 50 उसमें प्लस कर देना है, और 50 से ज्यादा होंगे ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज तो हमने क्या करना है 50 माइनस कर देना है। तो बस ये था, क्योंकि उसमें 50 मोर और इधर लेस दे रखा था और लेस दे रखा था। तो ये चीज थी, अगर आपने ये चीज समझ ली होती तो वो डीआई कुछ ज्यादा देर की थी नहीं, तो वो बना दी। अब आती है यार सेकंड डीआई इन्होंने ऐसी कैलकुलेटिव दे दी थी, बस एलसीडी थी उसमें 33 इंच की 42 इंच की एलसीडी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, वैल्यूज दे रखी थी। फिर ओएलईडी थी, ओएलईडी में आपको टोटल वैल्यू दे रखी थी और 30 का परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस दे रखा था, तो वो आपको कैलकुलेट करना था। वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसके भी क्वेश्चन लगा दिए। बस लास्ट में यार उसके टाइम नावज होने की वजह से 2 क्वेश्चन रह गए। तो ओवरऑल अटेम्प्ट हुए 22। 6 क्वाड्रेटिक थी, 6 ही रॉन्ग नंबर सीरीज थी और बाकी जो थे ये 10 क्वेश्चन मैंने इसके किए। 2 क्वेश्चन उसमें से रह गए। तो आई थिंक अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप भी 22-23 चले गए होंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली मैं मानता हूं आप शायद ही 15 से ऊपर, शायद ही मतलब 15 से 20 के बीच में रह गए होंगे। अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग आपको जैसे मैंने बता दिया कि रीजनिंग में ये था, कोई पजल ऐसी नहीं थी जो डबल वेरिएबल ना हो। एक पजल थी ऐसी जिसमें लाइक हमको 9% दे रखे थे नॉर्थ साउथ में। तो यार मैं ब्लड रिलेशन में फंसा। रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हुआ है 19, तो मैं ब्लड रिलेशन में फंस गया। और ब्लड रिलेशन लाइक मैंने पहले मिसलिनियस करता हूँ, मैं सीरीज वाइज लेके चलता हूँ मिसलिनियस को। तो मैंने ब्लड रिलेशन में 1 से 1.5 मिनट दिया आई थिंक, और वो बना नहीं, तो मैंने उसको लीव करा और मैं पजल पे मूव कर गया। सर्कुलर वाली मैंने बनाई, सर्कुलर फ्लावर दे रखे थे तो वो मैंने बनाई। अच्छी पजल थी यार वो, मतलब कंडीशन जो दे रखी थी ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके वो दे रखी थी। मैं उसके अंदर सोच रहा था कि मैं इसके अंदर अगर फंस गया तो मैं गया, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास रहता है कि मैं नहीं फंसूंगा, तो इस वजह से मैंने वो बना डाली। फिर नॉर्थ साउथ वाली मैंने उठाई, मुझे पता था ये बन जाएगी तो इसको उठा लो, क्योंकि टाइम ही इतना था, 7 से 8 मिनट बचे थे। हम 7 मिनट पे वो मैंने पजल उठाई थी। तो बाद लास्ट में 2 मिनट बचे और आई वाज के यार अब क्या करूं, 19 क्वेश्चन के बाद पजल उठाऊंगा तो वो बनेगी नहीं। और मैंने फिर से मैं ब्लड रिलेशन पे गया, ब्लड रिलेशन को मैंने बनाने की कोशिश की। फिर वो लास्ट के 20 सेकंड बचे तो तभी बन गया था। मैंने जैसे स्क्रीन की तरफ देखा तो एग्जाम डी एंड हो चुका था। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रहे 64। आप भी बताना यार आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं शिफ्ट के अंदर। तो जहां तक है मुझे एवरेजली बच्चे 60-65 के बीच में ही रहे होंगे। अभी बताना, थोड़ा और पता चलेगा। अब देखो इस चीज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर क्या करना है। आईबीपीएस पीओ के अंदर आपको ये चीज तो सोच लो कि भाई पीओ इजी पीजी एग्जाम नहीं है अब,
कि पीओ के अंदर कंपटीशन भी है और ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और 80 बना के आ जाओगे। मॉक टेस्ट में हो जाते हैं यार, स्क्रॉल करने में वहां पे टाइम खर्च होता है, आप स्क्रॉलिंग भूल जाते हो, इसी वजह से हमारे कम अटेम्प्ट रहते हैं। अगर हमें मॉक टेस्ट जैसी स्क्रॉलिंग दे दी जाए ना, स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो और लाइक फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो वही चीज हो जाएगी कि हम भी 64 की जगह मेरे भी 70 प्लस अटेम्प्ट हो सकते थे, क्योंकि स्क्रॉलिंग में, इंग्लिश में स्क्रॉलिंग में टाइम लगा, इसी वजह से वो 23 अटेम्प्ट हुए, वरना टाइम वहां पर सेव करके थोड़ा और टाइम मिलके हो जाता है। तो आई थिंक देखते हैं आप क्या होता है यार, क्या कट ऑफ जाती है, क्लियर होता है नहीं होता है। उम्मीद तो यह क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। मेंस का मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा, शेड्यूल डेली दूंगा, क्योंकि डेली मैं मेंस की जैसे तैयारी करूंगा वैसे ही मैं डेली शेड्यूल दूंगा, ये मैंने पहले भी कह रखा है। और मैं साथ साथ हम तैयारी करेंगे मेंस की, जो मेरा डेली शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से आपको डेली डेली लेके चलना है, क्या आपको जीए में करना है और क्या ही आपको डेली रीजनिंग में और क्वांट के अंदर क्या देना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम अपने अकॉर्डिंग लूंगा, और बाकी आप जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आप थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देना, बस ये करना। और आईपीएस पीओ का मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैं आईपीएस पीओ के मॉक टेस्ट के मार्क्स डालूंगा। एक हफ्ता बचा है तो हम लगा सकते हैं 5 मॉक टेस्ट, तो 5 मॉक टेस्ट मैं लगाऊंगा और 5 मॉक टेस्ट देने आपको। मेरा है 4 तारीख को सेकेंड शिफ्ट, अगेन 10:30 बजे। क्लर्क का भी एडमिट कार्ड आ गया, क्लर्क का भी मैं बताता हूं आपको, मेरा 18 तारीख को लास्ट शिफ्ट 3:30 बजे एग्जाम। तो 4 तारीख को जिनका एग्जाम है वो भी बताना कि 4 को आईपीएस पीओ का कौन कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था दोस्तों। बताओ आप भी कितने अटेम्प्ट करके आए हो, एक एवरेज पता चलेगा इस शिफ्ट का, क्योंकि पेपर आई थिंक अच्छे लेवल का पेपर था, मजा आया पेपर देने में। एसबीआई पीओ जैसे लेवल के पेपर आने लगे तो ऑब्वियसली जो बच्चा प्रैक्टिस करता है ना, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आसान पेपर आता है ना तो सबके अटेम्प्ट ऊपर होते हैं और कट ऑफ कहीं ना कहीं जाके निकल जाती है बहुत आगे, और उसमें बहुत से बच्चे रहते हैं जो पीछे रह जाते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था दोस्तों। आप भी बताना आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो और आपकी आईपीएस पीओ का एग्जाम कब है और आईपीएस क्लर्क का एग्जाम कब है। और शेड्यूल में डेली दूंगा मेंस का, टेंशन मत लो, कोई ब्रेक नहीं आएगा जब तक मेंस चलेगा। लाइक मेंस से 6-7 दिन पहले बंद करूंगा देना बस, और मेंस तक तो दूंगा ही, एसबीआई पीओ मेंस तक। और वो आईपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस दोनों के लिए ही रहेगा, तो ऐसा मत सोचना कि अलग अलग कुछ चाहिए। और एसबीआई क्लर्क मेंस तीनों एग्जाम, तो तीनों एग्जाम है, तीनों में से यार कोई ना कोई एग्जाम हमें क्लियर करना है, मुझे भी क्लियर करना है, बिकॉज मैं भी लगाऊ हूं आपकी तरह। आपका भी बहुत टाइम जा चुका होगा, मेरा भी बहुत टाइम जा चुका है, मैं भी लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा हूँ। सो आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट ही रहेगा। स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए आईपीएस क्लर्क के लिए लास्ट के 15 डेज में। जो बच्चे क्लर्क स्पेसिफिक हैं, जो क्लर्क पे फोकस करना है, जिनको पता है कि क्लर्क ही करना है, तो उनके लिए वो वीडियो मैं दे दूंगा जरूर। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अगर आपको लगता है कोई भी वीडियो आपको फायदा पहुंचाती है मेरी, तो प्लीज उसको शेयर जरूर कर दिया करो किसी न किसी के साथ, क्योंकि हर बच्चे को या हर किसी को जो जिस प्रॉब्लम से जो फेस कर रहा है, वो अगर उसका सॉल्यूशन मिलता है तो वो आपका भी फायदा है और उसका भी फायदा है। तो इसीलिए शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।